हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले लेक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हम लोग चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर यूनिट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था एवरेज ड्यू डेट। व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? आज हम उसी बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आपको याद दिला दूं, सबसे पहले हमने ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखा था। ड्यू डेट किस किस केस के अंदर कैलकुलेट करना सीखा था? सबसे पहले हमने ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखा था जब सेलर और क्रेडिटर का केस होता है, ऐसे केस में ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। और दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, जब आपके लिए बिल लिख देता है कोई सेलर किसी परचेजर के ऊपर और वो एक्सेप्ट कर देता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर ड्यू डेट कैसे निकालते हैं उसके नियम के बारे में हमने बात करी थी। चलिए, फिर हमने एवरेज ड्यू डेट क्या होता है ये भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर में। एवरेज ड्यू डेट क्या है? एवरेज ड्यू डेट जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं दो पार्टीज के बीच के अंदर, तो एक ऐसी सिंगल डेट जहां पे अपना टोटल पेमेंट सेटल कर दिया जाए विदाउट लॉस टू एनी ऑफ द पार्टी। आइदर पार्टीज को बिना लॉस के हम हमारा अकाउंट सेटल करें, उस डेट को क्या बोला गया है? एवरेज ड्यू डेट बोला गया है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज ड्यू डेट इज सिंगल डेट ऑन विच मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कैन बी सेटल्ड विदाउट लॉस टू आइदर पार्टीज। हमने ये भी देखा एवरेज ड्यू डेट अलग अलग केसेस के अंदर, केस हमारे लिए 4 तरह के केस हैं। हमने केस नंबर 1 के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ाई की थी। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल पार्टी इन्वॉल्व्ड, जब आपके लिए एक ही पार्टी एक ही तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहे हो, मतलब जैसे सेलर और परचेजर या मिस्टर एक्स और वाई, एक्स कंटिन्यूअसली गुड सेल कर रहा है वाई को, एक्स कंटिन्यूअसली गुड सेल कर रहा है वाई को, और वाई केवल परचेज कर रहा है। कोई कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक ही साइड से ट्रांजैक्शन, एक सिंगल पार्टी सेल कर रही है। अब वो सिंगल पार्टी जो सेल कर रही है मिस्टर एक्स, ये जानना चाहते हैं वो डेट जिस दिन टोटल पेमेंट उनको मिल जाए विदाउट लॉस टू आइदर पार्टी, या मिस्टर वाई जो आपके लिए परचेजर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी डेट है जिस दिन मैं पेमेंट कर दूं टोटल ऑब्लिगेशंस का, और ना तो मेरे को इंटरेस्ट का मतलब मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज हो, ना ही मेरे को रिबेट का लॉस हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। मैं याद दिला देता हूं, केस नंबर 1, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल पार्टीज इन्वॉल्व, एवरेज ड्यू डेट निकालने के कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप था सिलेक्ट बेस डेट या जीरो डेट। सबसे पहले अपन को बेस डेट या जीरो डेट सेलेक्ट करनी होती है। ये बेस डेट या जीरो डेट क्या है ये मन में आता है। देखो, बेस डेट या जीरो डेट कोई भी डेट हो सकती है साल की। एनी डेट यू कैन चूज एज बेस डेट और जीरो डेट, बट it is better for the convenience of calculation to select the first due date as base date. हम दूसरी को भी सेलेक्ट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप ट्राई भी करें, मैं आपको आज भी बताऊंगा। तो अपन देखेंगे कि अगर कोई और डेट भी लेंगे तो भी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे आंसर सेम रहते हैं, एवरेज ड्यू डेट सेम आता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें बेस डेट सेलेक्ट करना है। वंस यू हैव सेलेक्टेड द बेस डेट, स्टेप नंबर 2, बेस डेट से अगली ड्यू डेट के बीच में टाइम पीरियड, एवरी बेस डेट और जो भी ड्यू डेट्स है उनके बीच में टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ऐसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट है, जितना भी अमाउंट का पेमेंट करना है ट्रांजैक्शन के लिए, अमाउंट को उस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोडक्ट का टोटल निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे, और एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस डेट प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों? फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट लेते हैं तब तो हमेशा कैलकुलेशन प्लस में ही आएगी, पर हाँ आपने कोई लेटर बाद की कोई डेट ले ली, साल के अंत की कोई डेट ले ली, तो ऐसे केस में वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं, इसीलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, आपको याद हो तो। बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट करने के बाद जो भी आएगा
वो अब डेज आपके लिए बेस डेट में जोड़ देंगे तो आपके पास एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज उसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे। आज अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे केस नंबर 1 के लिए, व्हेन देयर इज ओनली सिंगल पार्टीज इन्वॉल्व। जब सिंगल पार्टी इन्वॉल्व होती है तो आपके लिए एवरेज ड्यू डेट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 अपन देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। ये एक्स की तरफ ड्यू है, वाई को पेमेंट करना है। वाई वांट्स टू पे ऑन ए, वाई चाहता है कि वो पेमेंट किस दिन करे, 18 मार्च को कर दे या 14 मार्च को, 14 जुलाई को कर दे, सॉरी, या तो 18 मार्च को कर दे या 14 जुलाई को कर दे। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी 8% अगर डिले पेमेंट करते हैं देरी से तो 8% आपके लिए इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा भी हमें बता दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है, अगर इंटरेस्ट 8% है तो जल्दी पेमेंट करने पे रिबेट भी क्या मिलेगा, 8%। ये याद रखना, एवरेज ड्यू डेट्स के क्वेश्चंस के अंदर बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है कि अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो रिबेट भी मिलेगा। तो सामने वाला इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ड्यू डेट मतलब अगर आपके लिए जो भी ड्यू डेट है उसके बाद पेमेंट करोगे तो 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो जल्दी पेमेंट कर दोगे ड्यू डेट से तो आपको रिबेट भी मिलेगी। तो चलिए, हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उनकी ड्यू डेट डायरेक्टली दे रखी है। कई बार ड्यू डेट नहीं देते हुए हमें कैलकुलेट करनी होती है ड्यू डेट, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताइए ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर अभी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली क्या दे रखी है, ड्यू डेट दे रखी है। क्या क्या ड्यू डेट दे रखी है, 10 जनवरी, उस पर अमाउंट देना है 500 रुपए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे को 1000 रुपए देना था, पर याद रखिएगा 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलीडे होता है। आपको 2 याद करने को कहा था मैंने, हमेशा याद रखना, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमेशा पब्लिक हॉलीडे है। 2 अक्टूबर भी पहले पब्लिक हॉलीडे मानी जाती थी, पर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर को वर्किंग डे घोषित कर दिया है, तो अभी उसे पब्लिक हॉलीडे के रूप में नहीं मानते अनलेस एंड अदरवाइज इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे है आपके लिए, उस दिन 1000 रुपए देना। 26 जनवरी ड्यू डेट नहीं होगी, एक्चुअल ड्यू डेट हो जाएगी जब भी पब्लिक हॉलीडे होती है तो एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे को आप ड्यू डेट मानते हैं, तो 25 जनवरी आ जाएगा इसमें। यह हमें लिखना है, आगे देखेंगे कैसे सॉल्यूशन में। 23 मार्च आपके लिए है 3000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 अगस्त संडे फिर से पब्लिक हॉलीडे होता है, तो संडे आपके लिए ड्यू डेट नहीं हो सकती एक्चुअल ड्यू डेट, तो एक दिन प्रीसीडिंग डे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे एक दिन प्रीसीडिंग डे होगा, तो 17 अगस्त लेंगे हम कैलकुलेशन के अंदर 4000 रुपए। डिटरमाइन अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी, ए केस और डी केस के अंदर अमाउंट निकालना है। देखो, सबसे पहले हमारे को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। अगर हम लोग पेमेंट एवरेज ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो रिबेट मिलेगा, और एवरेज ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा पेमेंट कब हो रहा है। इसके लिए हमारे को दे रखा है केस 1, या तो मानो पहले केस में 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है और दूसरे केस में 14 जुलाई को। तो पहला काम तो हमारा एवरेज ड्यू डेट निकालना है, फिर देखेंगे ये एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट हो रहा है या बाद में हो रहा है या जल्दी हो रहा है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहला स्टेप तो हमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, बेस डेट लेना। तो सबसे पहले अपन बेस डेट सेलेक्ट करेंगे। बेस डेट कौन सी लेनी चाहिए, आप देखें, मैंने बार बार आपको बताया बेस डेट कोई भी ले सकते हैं, पर फॉर द पर्पस ऑफ सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द फर्स्ट ड्यू डेट एज बेस डेट। तो पहली ड्यू डेट देखें इसमें कौन सी आ रही है, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को अपन ले लेते हैं। तो चलिए अपन सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह करेंगे अपन क्वेश्चन के। सॉल्यूशन क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 याद रखिएगा, आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन है अभी जो हम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर कंसिडरिंग 10 जनवरी एज बेस डेट, 10 जनवरी को अपन क्या मान ले, बेस डेट मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं 10 जनवरी को बेस डेट। 10 जनवरी को बेस डेट मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने कॉलम बनाया ड्यू डेट जो दे रखी है नॉर्मल एज गिवन, वैसे के वैसे लिख ली मैंने। 10 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 23 मार्च और 18 अगस्त। फिर एक्चुअल ड्यू डेट, क्योंकि देखो पब्लिक हॉलीडे को ड्यू डेट हो ही नहीं सकती ना, तो हमें एक्चुअल ड्यू डेट रूल लगा के अपन को देखना है कि एक्चुअल ड्यू डेट क्या आएगी। 10 जनवरी पब्लिक हॉलीडे नहीं है और इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता अगर इमरजेंसी हॉलीडे होती तो 10 जनवरी तो 10 जनवरी रखेंगे। 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले 25 जनवरी रखेंगे। 23 मार्च ही रहेगा।
18 अगस्त संडे, संडे बता दिया, संडे पब्लिक हॉलीडे होता है, तो 17 अगस्त हमारी एक्चुअल ड्यू डेट आ जाएगी। अब अपन ने अमाउंट लिख लिए, जो भी अमाउंट ड्यू है इन दिन के, ये क्वेश्चन में गिवन है 500, 1000, 3000 और 4000। हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे लिए क्या क्या अमाउंट हमारे लिए ड्यू है, तो वो के वही अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिए, उसमें अपन को अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी है। चलिए आगे देखते हैं। हमने ड्यू डेट एज गिवन नॉर्मल लिख ली, ड्यू डेट एक्चुअल लिख ली, अमाउंट लिख लिया। अब हमारी कैलकुलेशन, हमने बेस डेट अज्यूम किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 10 जनवरी को बेस डेट मान लिया, ये हमारे को मालूम है, हमने ये अज्यूम कर लिया। सर कोई और ड्यू डेट ले सकते हैं? ये सवाल मैं कई बार आपके लिए इसका जवाब दे चुका हूं कि हम कोई और भी ड्यू डेट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी हमने ड्यू डेट कौन सी ली है? 10 जनवरी ली है, तो ड्यू डेट 10 जनवरी से आपके लिए फर्स्ट बेस डेट 10 जनवरी ली है। फर्स्ट बेस डेट से पहली ड्यू डेट 10 जनवरी, वो तो जीरो बेस डेट के दिन ही आपने लिया है फर्स्ट ड्यू डेट, तो वहां पे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट कितने हो जाएंगे? 0। सेकेंड केस में 10 जनवरी से 25 जनवरी के डेज निकालेंगे, 10 जनवरी से 25 जनवरी, 10 जनवरी से 25 जनवरी 15 दिन, 25 माइनस 10 कितना होता है? 15। फिर अपन 10 जनवरी से 23 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए 10 जनवरी से 23 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, तो जनवरी 10 तो हो चुकी है, 10 से आगे 11 से कैलकुलेट करेंगे। जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, 10 निकाल दें अपन, 21 दिन तो जनवरी के, आप देख रहे हैं लिखा हुआ 21 दिन जनवरी के, पहले नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट के अंदर 21 दिन जनवरी के। जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी। फरवरी के कितने आ जाएंगे? 28 दिन। फरवरी के बाद आपके लिए आएगा मार्च। मार्च के कितने दिन हो जाएंगे आपके पास? मार्च के हो जाएंगे, क्योंकि 23 मार्च हमारे लिए ड्यू डेट है, तो मार्च के 23 दिन ही लेंगे, तो 21 प्लस 28 प्लस 23, तीनों टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 72। फिर 10 जनवरी से 17 अगस्त तक लिखेंगे। जनवरी के अंदर 10 तारीख निकल चुकी है, 10 के बाद आपके लिए कितने दिन बचता है? 21 दिन, वो लिख लिया। फरवरी के 28 दिन, फरवरी के अपन ने 28 दिन ले लिए। याद रखना बाय डिफॉल्ट अगर ईयर नहीं दे रखा हो तो फरवरी के हमेशा कितने डेज लेने हैं अपन को? 28 डेज ही लेने हैं, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर फरवरी में 29 दिन भी हो सकते हैं, पर क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा ही है तो अपन मानेंगे कि नॉन लीप ईयर है, और फरवरी के हमेशा कितने दिन लेंगे? 28 दिन ही लेंगे। तो फरवरी के 28 दिन हो गए। हम डेट काउंट कर रहे हैं 10 मार्च से लेकर 17 अगस्त, तो 21 दिन हो गए, जनवरी के 28 दिन हो गए, फरवरी के, मार्च के हो गए 31 दिन, अप्रैल के हो गए 30 दिन, मई के हो गए 31 दिन, जून के हो गए 30 दिन, जुलाई के हो गए 31 दिन, और अगस्त के 17 दिन, क्योंकि 17 अगस्त हमारी ड्यू डेट है, तो 17 दिन अगस्त के सबको जोड़ लिया तो 219 हमारे लिए टोटल डेज आए हैं बेस डेट टू ड्यू डेट। तो चलिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में इनका प्रोडक्ट निकालना होता है, अमाउंट इनटू टर्म, टर्म पीरियड मतलब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। तो चलिए अपन निकाल लेते हैं, अमाउंट को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ डेज से, 500 इंटू 0 500 इंटू 0 500 है, 1000 इंटू 15 15,000 है, 3000 इंटू 72 2,16,000 है, 4000 इंटू 219 8,76,000 है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट आया हमारा 8,500। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 11,07,000। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोग जब भी अब लेक्चर अटेंड करें तो अपने साथ कैलकुलेटर और पेन लेके बैठें और कैलकुलेशन में साथ साथ में करें। सर कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है सीए फाउंडेशन में, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे लिए टाइम पीरियड नहीं बचेगा। आप सोचो कि नहीं, मैं तो 12th तक तो मैनुअली करता था, अपने आप ही करता था, विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करता था। मैं यहाँ पे भी कर लूँगा, आप कर तो लोगे, पर यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप देखेंगे स्टैट्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी। तो कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है और कैलकुलेटर की प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि पूरे सीए में, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल तक अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं सिखाते हैं, उसके लॉजिक सिखाते हैं। तो कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, करना भी है हमारे लिए, वरना पेपर टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो अपने साथ कैलकुलेटर रखें। कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करें? कोई सा भी आपके लिए कैलकुलेटर, जो भी 10 डिजिट कैलकुलेटर आते हैं विथ 2 मेमोरी, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
नॉर्मली कैसियो का एक कैलकुलेटर आता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 150-200 रुपये के आसपास आता होगा, एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं अभी कितने का आ रहा है, पर हाँ अराउंड इतने का ही आएगा, 200-300 रुपये के आसपास का, वो आप यूज़ में ले सकते हैं। अभी नहीं है तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पर मेरी राय यही है कि मोबाइल पर ना करें, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर जब भी आपके पास मौका मिले आप कैलकुलेटर ले लें, या घर में कैलकुलेटर हो तो उसका यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस डालें। एक ही कैलकुलेटर रखें, उसी पे प्रैक्टिस करें, एग्जाम भी उसी कैलकुलेटर से दें, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। वरना आपको फिगर्स, बटन्स ये ध्यान नहीं रहते तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर एग्जाम में पेपर छूटने का डर रहता है। तो इसीलिए कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें। तो चलिए, ये मैंने बता दिया, टोटल ऑफ अमाउंट निकाल लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल सा। क्या फॉर्मूला था एवरेज ड्यू डेट का? बेस डेट प्लस, यहां पे प्लस में सारी कैलकुलेशन, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट अपन ने 10 जनवरी ली है तो 10 जनवरी। फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपने लिए कितना आ रहा है? 11,07,000, तो 11,07,000 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट कितना आ रहा है? 8,500, 8,500, तो 8,500 लिख लेंगे। और 10 जनवरी में फिर ये डिवाइड करें, 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, ये 130.23 आएगा। इसे ग्रेटर राउंड लें, नॉर्मली ग्रेटर राउंड लेते हैं, क्योंकि 130.23 का मतलब हुआ 130 डे के आगे वाला दिन, 0.23 अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली 131 डेज लेंगे, ग्रेटर राउंड लेंगे नॉर्मली, अनलेस अदरवाइज 130.003 ऐसे कुछ आ रहा होता, 001 आ रहा होता, तब तो 130 मान लेता। पर 130.12, 130.23 कुछ भी आए, कोशिश करें ग्रेटर राउंड ही लेंगे अपन, स्मॉलर राउंड नहीं लेंगे। वैसे तो रूल होता है कि 0.5 से कम आए वैल्यू तो अपन स्मॉलर ले लेते हैं राउंड में, और 0.5 से ज़्यादा होता है तो ग्रेटर ले लेते हैं। पर यहाँ पे अपन क्या करेंगे? ग्रेटर राउंड का इस्तेमाल करेंगे। 131 डेज आपके लिए प्लस करेंगे 10th जनवरी के अंदर। 131 डेज अगर प्लस करते हैं 10 जनवरी के अंदर तो क्या टाइम पीरियड आता है ये देखते हैं। 10 जनवरी के अंदर 131 डेज कैसे प्लस होगा? देखो भाई, 10 जनवरी के अंदर सबसे पहले जनवरी के 21 दिन हटा दें, तो आपके लिए 21 दिन तो जनवरी के हो गए। 131 तक पहुंचना है तो 131 में से 21 हटा दो, 110 बचा। फिर फरवरी के 28 हटा दो, फिर फरवरी के 28 हटा दिया आपने 110 में से, तो आपके पास कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है, 82। फिर उसमें से फरवरी के बाद मार्च के 31 डेज हटा दें, फिर मार्च के 31 डेज हटाने के बाद अप्रैल के 30 डेज हटा दें। अप्रैल के 30 डेज हटाने का अपने पास कितना टाइम पीरियड बच गया? 21। तो मई 21, 21 दिन मई के, तो मई 21 हमारे लिए क्या आ जाएगी? एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। दिस इज अवर एवरेज ड्यू डेट, मई 21। सर ये एवरेज ड्यू डेट तो निकाल लिया, पर क्वेश्चन तो ये था कि पेमेंट आपके लिए पहले केस में अगर 18 मार्च को करें, तो देखो भाई हमारी एवरेज ड्यू डेट आई 21 में, हम कह रहे हैं 18 मार्च को कर दें पेमेंट, पहले ही पेमेंट कर दें। पहले पेमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा 18 मार्च से लेकर 21 मई के टाइम पीरियड का। 18 मार्च से 21 मई अगर काउंट करेंगे तो देखें, मार्च 18 के बाद टाइम पीरियड काउंट करना शुरू करते हैं। मार्च के अंदर 13 दिन बच गए 18 मार्च के बाद, 18 31 दिन होता है मार्च के, 31 में 18 हटाया तो 13 दिन तो मार्च के बच गए। अप्रैल के 30 दिन और मई के 21 दिन, तीनों का टोटल लगाया तो अपने पास आया 64 डेज। तो हमें 64 डेज का रिबेट मिलेगा, रिबेट या डिस्काउंट मिलेगा। कितना रिबेट या डिस्काउंट मिलेगा? टोटल अमाउंट पे निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट कितना था? 8,500 इंटू इंटरेस्ट की रेट क्या थी? 8, तो 8/100 इंटू कितने दिन का आपको रिबेट मिलेगा? 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 365। तो ये कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 119.20, यानी कि अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो 119 रुपए 20 पैसे का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो नेट पेमेंट हमारे को कितना करना पड़ेगा? मिस्टर एक्स को नेट पेमेंट करना पड़ेगा 18 मार्च को, 8,500 में से डिस्काउंट मिल जाएगा 119.23 का, तो आपके लिए अमाउंट आ जाएगा 8380.77। दिस इज द अमाउंट विच इज पेबल
ऑन 18 मार्च, 18 मार्च को ये अमाउंट आपके लिए पेबल रहेगा। समझ में आ गया आपको कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट 8500, सर 8500 क्यों, टोटल अमाउंट लेंगे, एवरेज ड्यू डेट को इतना दे देते तो कुछ भी नहीं लगता। 8500 रुपये लेंगे, जल्दी दे रहे हैं तो उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, 8% का है, कितने डेज का, 64/100। ये कैलकुलेशन किया 119.23 आ रहा है कैलकुलेशन, 119.23। तो हमने 8500 में से 119.23 माइनस किया तो नेट अमाउंट पेबल आपके लिए आ जाएगा 8380.77, 8380.77। इसी क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ पेमेंट इज मेड ऑन 14 जुलाई, हमारी ड्यू डेट क्या आई थी, हमारी ड्यू डेट आई थी 21 में। हम कह रहे हैं कि 14 जुलाई को पेमेंट करेंगे, यानी 21 मई के बाद पेमेंट करेंगे। तो बाद पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, 21 मई से लेकर 14 जुलाई। तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे 21 मई से लेकर 14 जुलाई। तो मई के अंदर आप सभी जानते हैं 31 डेज होते हैं, 21 हटा दिए तो 10 डेज, तो मई के बच गए। मई के बाद अप्रैल के हो गए 30 दिन और जुलाई के हो गए 14 डेज। 10 + 30 + 14, 54 डेज बाद आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो 54 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 54 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला इंटरेस्ट का, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12, और डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम बाय 365। तो अमाउंट आ गया 8500 इंटू 8/100 इंटू 54/365। ये कैलकुलेट किया तो ये आया 100.6। हमारे लिए इंटरेस्ट का अमाउंट 100.6, यानी इतना पैसा आपको और देना पड़ेगा 8500 के अलावा इंटरेस्ट का। तो आपके लिए टोटल अमाउंट कितना देंगे, 8500 + 100.6, दैट इज ₹8600.6। तो सिंपल सी बात है, ड्यू डेट को पेमेंट कर दोगे टोटल अमाउंट 8500 ही देना था। ड्यू डेट से पहले पेमेंट करोगे तो रिबेट मिल जाएगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा, और ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, तो इंटरेस्ट और जुड़ के पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, थर्ड इलस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए थर्ड इलस्ट्रेशन में क्या है, आपके सामने आ गया, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसकी मदद से एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बिल दे रखा है, डेट ऑफ बिल दे रखा है, टर्म पीरियड दे रखा है, ड्यू डेट नहीं दे रखी, तो हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बिल, यहाँ बिल वर्ड है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें टर्म पीरियड ऐड करके 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड करना पड़ेगा। फिर ड्यू डेट निकालेंगे, अमाउंट दे रखा है, अज्यूम फरवरी ऑफ 28 डेज, ये कह रहा है फरवरी 28 दिन का माने। वैसे आप देखें यहाँ पे आपके लिए 2016 साल आ रहा है, 2015 पहले दे रखा है, पर नेक्स्ट ईयर में जा रही है ट्रांजेक्शन, 2016 में भी जा रही है। 2016 वैसे लीप ईयर होता है, पर क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि हमारे को फरवरी 28 डेज का मानना है, तो अपन फरवरी 28 डेज और ईयर 365 डेज का ही मानेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम तो हमारे को ड्यू डेट, सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन इलस्ट्रेशन 3 का। सबसे पहला काम हमारे को बिल्स की ड्यू डेट कैलकुलेट करना है और फिर आपके लिए बेस डेट लेना है। तो अगर बिल की ड्यू डेट लेनी है अपन को, तो ड्यू डेट कैसे लेंगे ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बिल देख लेते हैं। डेट ऑफ बिल आपके सामने है, देख रहे हैं, अगस्त 10, 2015, 3 महीने गिनेंगे, अगस्त 10 से, अगस्त के बाद सितंबर 10, अक्टूबर 10, नवंबर 10, 3 दिन जोड़े ग्रेस के, नवंबर 13। तो हमारी ड्यू डेट आ गई नवंबर 13, 2015। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट अक्टूबर 23, 2015, 60 डेज, अक्टूबर के अंदर 31 डेज होते हैं, 23 दिन निकल चुके हैं, तो 8 दिन तो अक्टूबर के बच गए। अक्टूबर के बाद अपने लिए दिसंबर, अक्टूबर के बाद नेक्स्ट नवंबर के आगे 30 डेज, तो 38 डेज ये हो गए, 8 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के, 38 डेज माइनस कर दूं, इसके अंदर 22 बचा। दिसंबर 22, 3 दिन ग्रेस के जोड़े, तो दिसंबर 25, 2015 आ गया। फिर नेक्स्ट आपके लिए दिसंबर 4, 2015, 2 मंथ, दिसंबर 4 से जनवरी 4, फरवरी 4, 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगा, तो फरवरी 4 में 3 दिन जोड़ूंगा, तो फरवरी 7, 2016। जनवरी 14 से 60 डेज कैलकुलेट करने हैं। 60 डेज के लिए देखो 17 डेज तो जनवरी के बच गए,
31 डेज का होता है, 31 में से अपन ने 14 डेज हटा दिया तो 17 डेज जनवरी के बच गए। फरवरी के 28 डेज, 17 प्लस 28 दोनों जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा अपने लिए 17 प्लस 28 45 डेज आ जाएंगे। अब आपके लिए 60 डेज में तो 45 हटाया तो मार्च के लिए 15 डेज, मार्च 15, 3 दिन और जोड़े मार्च 15 के अंदर तो 18 मार्च आपके लिए ड्यू डेट आ गई। मार्च 14 से 2 मंथ जोड़ेंगे, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल, अप्रैल 14, मई 14, 3 दिन जोड़ेंगे तो मई 17, ये सारी ड्यू डेट निकाल ले। अब अपन बेस डेट लें। देखो यहाँ पे मैंने जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे रखा है, आपके पास इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में देखोगे तो उसने बेस डेट अलग ले रखी है, मैंने बेस डेट फर्स्ट ड्यू डेट ली है, जबकि इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट या डेट ऑफ बिल ड्यू डेट ली है। तो दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है पर आंसर सेम आएंगे। मैंने कई बार बोल चुका हूँ, ड्यू डेट कुछ भी लो आंसर क्या आते हैं, सॉरी बेस डेट कुछ भी लो आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। मैंने बेस डेट फर्स्ट ड्यू डेट ली है, दैट इज नवंबर 13, नवंबर 13। अब नवंबर 13 से आपको डेज कैलकुलेट करना है तो पहले केस के अंदर 0 है, नवंबर 13 से नवंबर 13। फिर बेस डेट से नेक्स्ट ड्यू डेट नवंबर 13 से दिसंबर 25, तो नवंबर के अंदर आपके पास कितने दिन बच गए? नवंबर 30 डेज का होता है, 13 नवंबर का 17 डेज तो नवंबर के, दिसंबर के 25 डेज तो टोटल 42 डेज। देखिए लिख भी रहा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 13 से फरवरी 7, नवंबर 13 से फरवरी 7 कितने डेज हो गए? 17 डेज नवंबर के, दिसंबर के हो गए 31 डेज, जनवरी के 31 डेज और फरवरी के 7 दिन, टोटल के 86 डेज। नवंबर 13 से मार्च 18 देखेंगे, फिर वही नवंबर के 17 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 18, क्योंकि 18 मार्च ड्यू डेट है, टोटल लगाया 125 डेज। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे नवंबर 13 से मई 13 तो 17 डेज तो नवंबर के, फिर दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 डेज और मई 17 में 17 डेज मई के, टोटल लगाया 185। इसको साथ में करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन साथ में करिएगा। अमाउंट 6000, 5000, 4000, 2000, 3000, टोटल अमाउंट लगाया 20000, टोटल ऑफ अमाउंट इज 20000। अब आपके लिए क्या करेंगे, जो भी आपके लिए टर्म पीरियड है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से ताकि प्रोडक्ट निकाल सकें। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो 0 को 6000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 0। 42 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, करिए कैलकुलेटर पे, 2,10,000। 86 को 4000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3,44,000। 125 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2,50,000। 185 को 3000 से मल्टीप्लाई किया, करिए 5,55,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट लगाए 0 प्लस 2,10,000 प्लस 3,44,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5,55,000, टोटल कितना आ गया भाई? 13,59,000। तो चलिए अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला? बेस डेट यानी 13 नवंबर प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 13,59,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 20,000। 13,59,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ 67.95, राउंड ऑफ कर लिया 68 डेज। तो 13 नवंबर 68 डेज जोड़ेंगे, नवंबर के 17 डेज, दिसंबर के 31 डेज, ये दोनों 17 प्लस 31 48 ये हो गया। तो 20 डेज जनवरी के आ गए, तो जनवरी 20 हमारे लिए एवरेज ड्यू डेट आ गई। हमारा आंसर आ गया, एवरेज ड्यू डेट इज जनवरी 20। बिना प्रैक्टिस की इससे सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है साथ में कॉपी के अंदर। हाँ, असाइनमेंट्स मैं दूंगा, अभी भी देता आया हूँ, अब असाइनमेंट बढ़ते जाएंगे और जल्दी टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं हमारे, तो तैयारी रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर रूप से लेक्चर्स को देखिएगा और प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं जूम क्लासेस भी रखूँगा, जूम पर आपके लिए कुछ डाउट सेशंस, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ सेशंस रख लेंगे जूम पे।
पर जब तक इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन अपन देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज के लिए लास्ट इलस्ट्रेशन भी यही हम देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। केस नंबर 1 का भी यही इलस्ट्रेशन लास्ट दे रखा है हमारे मॉड्यूल के अंदर, तो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट्स के रूप में आपको दूंगा। पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट्स के रूप में दूंगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। ए ट्रेडर हैव एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स फेलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। ए ट्रेडर ने बहुत सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए अलग अलग डेट्स को। नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल कैंसल्ड एंड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर होल अमाउंट पेबल ऑन एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट पे वो अब नया बिल एक्सेप्ट करना चाहता है। सबको कैंसिल करो और एक साथ एवरेज ड्यू डेट पे एक नया बिल ले लो। क्या बताया उसने? तो चलिए देखते हैं। हमारे लिए डेट ऑफ बिल दे रखा, अमाउंट दे रखा, यूजेंस ऑफ बिल यानी कि वो टर्म पीरियड बिल का कितना है ये दे रखा। तो पहले हमारे को ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, फिर बेस डेट लेके एवरेज ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, और एवरेज ड्यू डेट पे टोटल अमाउंट का नया बिल वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके लिए जितना टाइम पीरियड देंगे उसके हिसाब से उस पर इंटरेस्ट और चार्ज किया जाएगा, पर वो बता नहीं रखा, तो अपन तो सिंपल एवरेज ड्यू डेट पे वो नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसके अंदर कि ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे। डेट ऑफ बिल 1 मार्च, 2 महीने का टाइम पीरियड है। 1 मार्च से 2 महीने आपने जोड़े, 1 मार्च से 2 मंथ जोड़ लेते, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, 3 दिन जोड़े 4 मई, तो 4 मई पहले ड्यू डेट आ गई। फिर 10 मार्च से 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, 10 जून, 10 जून में 3 दिन जोड़े 13 जून। 5 अप्रैल से 2 महीने जोड़े, अप्रैल का मई, जून, 5 जून, 3 दिन जोड़े 8 जून, ये हमारे लिए ड्यू डेट आ गई। 20 अप्रैल से 1 महीना, अप्रैल के बाद मई, तो 20 मई, 3 दिन जोड़े 23 मई, हमारे लिए ड्यू डेट आ गई। 11 मई से 2 महीने जोड़े, मई से जून, जुलाई, 11 जुलाई, 3 दिन जोड़े 14 जुलाई, ये हमारे लिए ड्यू डेट आ गई। बड़ी आसानी से हमने ड्यू डेट कैलकुलेट कर ली। अब हम बेस डेट लेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ फर्स्ट ड्यू डेट, बेस डेट लेने से ट्रांजेक्शन सिंपल हो जाते हैं, वरना ट्रांजेक्शन लेंदी हो जाते हैं। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डेज आपके कैलकुलेशन लेंदी हो जाते हैं, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं। अगर हाँ, पर आपने बहुत ही उटपटांग डेट ले लिया, आप तो दिसंबर 31, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरी राय बार बार यही देता हूँ कि फर्स्ट ड्यू डेट को ही आप ट्रांजेक्शन बेस डेट ले, फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट ले। फर्स्ट ड्यू डेट अपने लिए 4 मई है, तो हमने 4 मई को बेस डेट लिया। 4 मई से 4 मई तक का टाइम पीरियड 0, 4 मई से 13 जून तक का टाइम पीरियड निकालेंगे, तो 13 जून तक का निकालें। मई के अंदर मई 31 डेज का होता है, 4 हटा दें तो आपके लिए 4 हटाए 27 डेज, तो मई के बच गए, जून के 13 दिन, 27 + 13 40 डेज आ गए। 8 जून तक आपने निकाला तो 27 डेज मई के बाद जून के आपके लिए 8 दिन हो गए, तो 35 डेज हो गया। मई से आपने 4 मई से 23 मई निकाला, तो ये तो वही महीना हो गया, तो आपके लिए 23 - 4 19 दिन हो गए। और 4 मई से 14 जुलाई, तो मई के आ गए 27 डे, जून के आ गए 30 दिन, और जुलाई के आ गए 14 डेज, टोटल 71। मल्टीप्लाई किया अमाउंट से, 400 × 0 कितना आ गया भाई? 400 × 0 0। 40 × 300 कितना आ गया? 12,000। 35 × 200 कितना आ गया? 7,000। 19 × 375 कितना आ गया? 7125। 71 × 500 कितना आ गया? 35,500। अब अपन टोटल ऑफ अमाउंट कर लेते हैं भाई। टोटल ऑफ अमाउंट कितना आ गया? 1,775। 300 + 200 + 375 + 500, 1,775। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालो भाई, कैलकुलेटर पे आपको भी करना है। 0 + 12,000 + 7,000 + 7,125 + 35,500, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 61,625। एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। एवरेज ड्यू डेट कैसे आएगी? जो भी बेस डेट ली 4 मई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 61,625 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 1,775। तो इसको डिवाइड करें तो अपने पास 34.718 ऐसा कुछ आता है, राउंड ऑफ कर लेते हैं 35 डेज। तो 4 मई के अंदर 35 डेज जोड़ लें तो हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 8 जून हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए केस नंबर 1 के। 1 पार्टी इज इन्वॉल्व। अपन केस नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, व्हेन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन
ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो रहे हो टू पार्टीज के बीच के अंदर, एक दूसरे को सेल भी कर रहे हो और दूसरे से परचेज भी कर रहे हो, ऐसे केस के अंदर किस तरीके से अपन एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बोला था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और आर्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो अभी इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 की एक बार फिर प्रैक्टिस करें घर पे। मैं जो असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स दूंगा अब एवरेज ड्यू डेट के केस नंबर 1 के, वो प्रैक्टिस करें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग